नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हम आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार आपको बातें बताना चाहता हूँ। वो आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे एक जो नाम है आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो नाम है उसके बारे में आपको जानना है, जिसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। थर्ड जो हमारे पास जो नाम होगा उसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। ये तीन नाम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीन कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रही हैं, होती हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना चले तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से यूजफुल प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, और उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी होता है, या हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। और इसीलिए उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है या उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन, जिसके बारे में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो मेटाबॉलिज्म जो है, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम बोल सकते हैं केटाबॉलिज्म यानी केटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरे को हम बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन यानी हमारी बॉडी के अंदर एसोसिएशन रिएक्शन भी चलती है, डिसोसिएशन रिएक्शन भी चलती है। यानी लार्ज जो कंपाउंड होते हैं, लार्ज या फिर जिनको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड जो होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होकर के स्मॉल और सिंपल कंपाउंड बनते हैं। स्मॉल एंड सिंपल कंपाउंड बनते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो उसका ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का आगे जाके ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 वाटर और एनर्जी बनती है। यानी लार्ज जो कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। वहीं पे एनाबॉलिज्म कमी यानी स्मॉल या फिर जो सिंपल जो कंपाउंड जो होते हैं, स्मॉल एंड सिंपल जो कंपाउंड जो होते हैं, वो एसोसिएट होकर के जुड़ करके लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बना लेते हैं, ग्लूकोज जो अटैच होकर के जुड़ करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सरवाइव करने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। उन सारी की सारी रिएक्शंस को मिला करके मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो दो तरह की प्रोसेस हो सकती है, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म के अंदर किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म के अंदर स्मॉल कंपाउंड जो होता है उनका एसोसिएशन होता है, जुड़ करके वो लार्ज कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी बात, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मीन हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है, ये बॉडी एक रेंज के अंदर काम करती है। यानी वो जो रेंज जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो जानी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है वो एक फिक्स रेंज के अंदर होती है। अगर वो रेंज चेंज हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ओस्मो रेगुलेशन का मीन क्या, हमारी बॉडी के अंदर वाटर यानी जिसको हम बोल सकते हैं सोलवेंट, जो कि लगभग बॉडी वेट का 60% होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं या इन्हीं को हम आयंस बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं ये काम करते हैं सोल्यूट की तरह। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सोलवेंट और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो है उसको जो मेंटेन करने की प्रोसेस है, या वाटर और आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो भी एक फिक्स रेंज के अंदर रहती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन।
या फिर कह सकते हैं कि वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको ओस्मोसिस बोलते हैं, या ओस्मोसिस से वाटर और आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। और ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों का यूज हम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। होम्योस्टेसिस का मीन क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी इस प्रोसेस या इसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। होम्योस्टेसिस का मीन होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख पाने की जिनके पास कैपेसिटी होती है उनको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। और जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रह पाता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं ओस्मो कन्फर्मर। यानी यहाँ पे हम दो छोटे छोटे नाम लिख सकते हैं, एक तो ओस्मो कन्फर्मर, ओस्मो कन्फर्मर, दूसरा हो सकता है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेटर यानी जिन ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है उनको ओस्मो रेगुलेटर कहते हैं, मोस्टली वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। और जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रह पाता उन ऑर्गेनिजम्स को हम ओस्मो कन्फर्मर बोलते हैं, जिनका एग्जांपल जैसे मेराइन इनवर्टिब्रेट जो है, मोस्टली मेराइन इनवर्टिब्रेट ओस्मो कन्फर्मर की कैटेगरी में आते हैं। ये हमने दो तीन बातें पढ़ी और इन बातों से हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक फिक्स रेंज में काम करती है, और उसको उस फिक्स रेंज में रखने की जो प्रोसेस है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखने के लिए हम दो तरह की एक्टिविटी करते हैं। एक तो जो हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम एक्सक्रीट करते हैं यानी एक्सक्रीशन की प्रोसेस से, और वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं ओस्मो रेगुलेशन से। इसका मीन होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखा जाता है दो प्रोसेस से। एक प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सक्रीशन, और दूसरी जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। वाटर और आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन, और जो हार्मफुल और एक्सेस जो चीजें होती है उनको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये जो हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो रिमूवेबल प्रोडक्ट जो होते हैं, रिमूवेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में दो तरीके से बन सकते हैं। पहली बात तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, और दूसरा जो है वो एक्सेस इंजेशन की वजह से भी हो सकता है। यानी जो भी चीजें हम रिमूव करना चाहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है वो कैसे बने, या तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक का मीन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, इनका ब्रेकडाउन करते हैं, तब कुछ वेस्ट बन सकता है। या फिर हमारे ज्यादा खा लेने की वजह से या ज्यादा खाना खा लेने की वजह से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम एक्सेस इंजेशन कहते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वेस्ट बनता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। और ये जो दोनों तरह के जो वेस्ट होते हैं इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। रिमूव क्यों करना होता है? ताकि हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर और इस चैप्टर की बात करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले तो आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ही पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन अभी तक हालांकि आप समझ चुके हैं, फिर भी डेफिनेशन लिखना अपना फर्ज है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट which are produced by the metabolism of प्रोटीन, प्रोटीन यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स भी हम लिख सकते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
यानी मेनली जब प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तब उसे यूरिया बन सकता है, अमोनिया बन सकता है, यूरिक एसिड बन सकता है, और इन चीजों को इन्हीं को नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। और इनका हम हमारी बॉडी से जब रिमूवल करते हैं तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके साथ साथ अदर हार्मफुल केमिकल भी हो सकते हैं जिनको हम रिमूव करते हैं। अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स like CO2 and metabolic water which is produced by metabolism of carbohydrate and fat, carbohydrates and fats। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो हैं जो आपको पता चली कि जब भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड बनेगा, और वहीं पे कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उसके मेटाबॉलिज्म से आपकी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो CO2 और मेटाबॉलिक वाटर बनता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस organisms can be classified into three categories सबसे पहली अगर बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, दीज आर कॉल्ड अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो देखो ये जो तीनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, जिनको हम एक सारणी से या टेबल से पढ़ने की कोशिश करेंगे उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे फीचर की कि उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद देखो सबसे पहले हमारे पास अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे, अमोनोटेलिक हो सकते हैं। दूसरे जो हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और तीसरे जो हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म देखो सबसे पहले अगर बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है लेकिन लिखना तो जरूरी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। यूरियोटेलिक जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें इनकी टॉक्सिसिटी की कि कौन सा सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है कौन सा नहीं है, तो अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया जो है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक। यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक। तीसरी बात करें अमोनिया के लिए अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए होती है। मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर चाहिए, मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर चाहिए, और लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और वैसे ये जो यूरिक एसिड होता है ये वाटर के अंदर
लगभग इनसोल्यूबल होता है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें, एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लीस्ट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी चाहिए, वही मॉडरेट एनर्जी लेवल, मॉडरेट एनर्जी, बिल्कुल कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एनर्जी जो है इस प्रोसेस के अंदर वेस्ट होती है। और इस वाली प्रोसेस का नाम अगर हम बात करें प्रोसेस के नाम की, तो इस वाले प्रोसेस को बोल सकते हैं एमोनोटेलिज्म, इसको बोल सकते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। और इस प्रोसेस को बोल सकते हैं यूरिकोटेलिज्म। उसके बाद मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, मोड ऑफ एक्सक्रीशन कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है या एक्सक्रीट कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग वाटर, बाय यूजिंग वाटर थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी, बॉडी सरफेस से डायरेक्ट एक्सक्रीट कर दी जाती है। यूरिया जो है इसमें भी वाटर का यूज किया जाता है, बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू किडनी, थ्रू, इसके लिए हमें किडनी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाली भी प्रोसेस जो है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर थ्रू किडनी, यानी बिना पानी के किडनी के थ्रू जो है निकाल दी जाती है। अगर हम इनकी स्टेट की बात करें कि कौन सा किस स्टेट में होता है, नाम से ही पता चल रहा, अमोनिया जो है वो गैस होती है, अमोनिया जो है गैस होती है। यूरिया जो है वो सॉलिड वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। और जब ये वाटर इनके साथ वाटर मिल जाता है तो यूरिन बन जाता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। और ये जो है ये सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, सेमी सॉलिड या फिर पेलेट की फॉर्म में होती है। और इस फॉर्म में एक्सक्रीट करने का ये फायदा कि वाटर जो है उसको कंजर्व किया जा सकता है। अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में अमोनोटेलिक जो है उसके अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि पानी उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होता है, या फिर एक्वाटिक इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं, इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बात कर सकते हो एस्केरिस की, एस्केरिस, टैपवॉर्म, अर्थवॉर्म, ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक की बात करें तो मैमल्स, मैमल्स जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं। इसके अलावा ये जो एस्केरिस, एस्केरिस और जो अर्थवॉर्म जो है एस्केरिस एंड अर्थवॉर्म, ये दोनों भी यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक दोनों होते हैं। और अगर बात करें यूरिकोटेलिक की तो इसके अंदर आ जाते हैं बर्ड्स, बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, डेजर्ट एनिमल्स जो आ जाते हैं जहां पे पानी की पानी की स्केर्सिटी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरिया को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि तीन तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, जिनको हमने टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम जिक्र करेंगे डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। देखो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, देखो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
अगर सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ या जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। उसके बाद अगर बात करें पोरीफेरा के अंदर, पोरीफेरा के अंदर, पोरीफेरा जो एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है, उसके अंदर स्पंज वगैरह जो आते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, हर एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी के थ्रू उनमें एक्सक्रीशन हो जाता है। अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिंथस की, प्लेटी हेलमिंथस, ये जो प्लेटी हेलमिंथस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर टैपवॉर्म आ जाता है, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इन्हीं को बोलते हैं फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और अगर बात करें हम अर्थवॉर्म के अंदर या एनेलिडा की बात करें, एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर आ जाता है अर्थ वो, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। अगर हम बात करें क्रस्टेशियन की यानी प्रॉन की, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन यानी प्रॉन, झींगा जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होती है उनको हम ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। अगर हम बात करें हेमिकोर्डेट्स की, हेमिकोर्डेट्स जिसका एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं पर्बोसिस ग्लैंड, पर्बोसिस ग्लैंड। अगर उसके बाद बात करें हम वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर होती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में किडनी। लेकिन ये जो किडनी जो होती है ये दो तरह की हो सकती है। ये जो किडनी जो है, एक किडनी हो सकती है मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, और दूसरी जो होती है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। अब ये जो मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, अगर मीजोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो इसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले अब्सेंट होता है, लूप ऑफ हेनले अब्सेंट होता है। और ये जो दूसरी जो है मेटानेफ्रिक किडनी, इसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है वो प्रेजेंट होता है। मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वो फिशेज के अंदर पाई जाती है, फिशेज एंड एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो रेप्टाइल्स के अंदर, एवीज के अंदर और मैमल्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जिसके पास लूप ऑफ हेनले जो होता है वो अपने यूरिन को कंसंट्रेशन कर पाता है, यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। हमारी जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो यूरिन को कम से कम 4 गुना कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हमें बात करनी है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हालांकि बेसिक सी बात ये आप 9th 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है
वो 4 तरह की स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है। सबसे पहले इसके अंदर होता है वन पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी होती है। उसके बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, वन यूरेनरी ब्लेडर होता है, वन यूरेनरी ब्लेडर होता है, और उसके बाद वन जो है सिंगल जो है वो यूरेथ्रा होता है। ये चारों की चारों चीजें मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर बनाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं किडनी से। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किडनी के बारे में, और वो भी हमारी किडनी के बारे में, तो हमारी किडनी की दो बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, फीचर हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो किडनी जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल किडनी है, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी का मीन क्या है, ये समझने की थोड़ी कोशिश करें। रेट्रो का मीन होता है बैक साइड या फिर पीछे, जिसको कह सकते हैं। पेरिटोनियल जो नाम है वो बना है पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम जो होती है इनर लाइनिंग, यानी हमारी ये जो बॉडी है, इस बॉडी की आगे वाली साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, पीछे वाली साइड को हम डोर्सल साइड बोलते हैं। और ये जो बॉडी वॉल जो है, इस बॉडी वॉल के अंदर, जैसे ये इस तरह से हमारी बॉडी है, इस बॉडी वॉल के यहाँ पे जो आपकी स्किन है, इसके अंदर यहाँ पे एक अंदर की तरफ लाइनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और ये जो पेरिटोनियम जो होती है, ये यहाँ बॉडी वॉल को जो अंदर से लाइन करती है, उसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। यहाँ पे मान लो हमारे कुछ भी ऑर्गन्स वगैरह है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, जो भी है, इन ऑर्गन्स के ऊपर भी कोई ना कोई कवरिंग होगी। ये जो कवरिंग होती है, इसी को भी हम बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। लेकिन ये विसिरल ऑर्गन्स के ऊपर पेरिटोनियम है, इसीलिए इसको बोलते हैं विसिरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम और विसिरल पेरिटोनियम दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं मीजोथीलियम। यहाँ पे नई बात आपको सीखने को मिली है, नाम कई जगह आप देखते हो कि मीजोथीलियम क्या होता है, तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि विसिरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं मीजोथीलियम, जो कि मीजोडर्म से बनता है। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो हमारी डोर्सल बॉडी वॉल है, बॉडी पीछे से जो डोर्सल बॉडी वॉल है, उस बॉडी वॉल के ऊपर हमारी जो किडनी जो होती है वो इस तरह से चिपकी हुई रहती है। पीछे वाली जो बॉडी वॉल है वहां पे इस तरह से किडनी जो है दोनों की दोनों चिपकी हुई रहती है, अटैच रहती है डोर्सल बॉडी वॉल से। और ये जो पेरिटोनियम जो आगे से इस बॉडी वॉल को लाइन कर रही है, ये इसको ऐसे अपने पीछे की तरफ रख करके दोनों तरफ, किडनी जो है वो बॉडी वॉल से चिपकी हुई है, इसलिए इसके बीच में आ नहीं सकती। किडनी जो है इस पेरिटोनियम के, पेराइटल पेरिटोनियम के पीछे की साइड प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी जो दोनों की दोनों किडनी होती है उनको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी बोलते हैं। रेट्रो का मीन होता है बैक साइड, पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के पीछे की साइड। पहला तो ये फीचर। दूसरे अगर फीचर की बात करें तो हमारी जो किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में अभी आप जाने कि जिस किडनी के पास लूप ऑफ हेनले होता है वो मेटानेफ्रिक होती है, जिसके पास नहीं होता वो मीजोनेफ्रिक होती है। उसके बाद अब किडनी जो है हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो सबसे पहले हमें इसकी कवरिंग की बात करनी चाहिए या इसकी प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ 3 कवरिंग्स होती है, 3 तरह की या 3 कवरिंग्स होती है। उन कवरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं रीनल फेशिया, रीनल फेशिया। अब इस रीनल फेशिया की बात करें तो दो सिंपल सी बात, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये बनी रहती है डेंस इरेगुलर